हमें एक ट्विंस दिखाए जाते हैं जहाँ पर वे बचपन से हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हुए आए हैं। लड़की का नाम एवा होता है और लड़के का एंड्रयू। जब वे खेल रहे होते हैं तो वे एक प्रॉमिस करते हैं, तो दोनों आपस में वादा करते हैं कि वे एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ेंगे। जब वे पार्क में खेल रहे होते हैं तो एंड्रयू एवा से बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है और वो उसे स्लो होने के लिए कहता है, लेकिन एवा कह रही होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, क्या तुम तेज़ नहीं दौड़ सकते। जिससे पता चलता है कि वे कितने ज़्यादा अच्छा दोस्त थे और एक दूसरे के बारे में जानते थे। लेकिन एक दिन उन दोनों के पिता ने एंड्रयू को अलग कर दिया, क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा था तो उसे फैमिली का बिजनेस संभालना था। वे दोनों अलग हो गए, जिससे एवा काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। लेकिन जब वो दोबारा उससे मिलती है तो वो उसे मरा हुआ पाती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि एंड्रयू काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन लड़की काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और रोती है कि वो वीक नहीं था। लेकिन उसे याद आ रहा होता है कि उसी ने उसको एक बार वीक कहा था, जो उसे एंड्रयू के रूप में दिखाई देता है। तभी हमें इस बैक स्टोरी से आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट में आता है, क्योंकि एवा सपना देख रही थी, क्योंकि हमें भी बैक स्टोरी का बताते चलना था। अब जब एवा को पता चल चुका है कि ये सिर्फ एक सपना था तो आह भरती है और सोचते हैं कि कितना ज़्यादा समय हो चुका है जब मुझे एंड्रयू का इस तरह से सपना आया है। ये सपने से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन भी हो चुकी थी। लेकिन तभी बेल भी बजती है, शाम के 4 बज चुके हैं और उसको कहीं तो भी जाना होता है। वो तैयार होकर नीचे आती है। एवा काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तभी उसकी मोम उससे बुलाती है। वो कहती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ आज डिनर कर लो। ये अपनी एवा की मदर होती है, सोफिया मोरेटी। तभी उसकी एल्डर सिस्टर यानी उसकी बड़ी बहन भी दिखाई जाती है, एंगल मोरेटी, जिसकी शादी हो चुकी है। उसका एक भाई भी होता है जिसकी भी शादी हो चुकी है, विंसेंट मोरेटी। और उसकी यंगर सिस्टर जो कि बेला मोरेटी होती है, वो भी अंगेज हो चुकी है। जो रहती है वो अपनी बंदी होती है एवा। एवरीवन फैमिली के सभी लगभग सेटल हो चुके हैं सिवाय अपनी एवा के। लेकिन अपनी बंदी एवा डिनर करने से मना कर देती है। वो अपनी मोम को बताती हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए एक फोर्स करके ब्लाइंड डेट जो सेट की है। तभी उसकी बड़ी बहन उसे कह रही होती है कि उससे अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से बात करना, कभी भी उसके साथ रूड मत होना। उसकी छोटी बहन भी कह रही होती है कि हाँ तुम कितना भी कह लो, तुम्हें पता नहीं है क्या इसने कितने सारे बंदे रिजेक्ट किए हैं। उसकी मॉम भी कह रही होती है कि तुम्हारा लास्ट बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा बेकार था। और उसका भाई भी उसे ताने मार रहा होता है कि हाँ मुझे पता है ये कभी भी नहीं बदलने वाली, क्योंकि ये एवा जो ठहरी। लेकिन अपनी बंदी सभी को इग्नोर करते हुए घर से बाहर आती है। अब हमें बताया जाता है कि अपनी एवा को घर में सबसे ज़्यादा नापसंद क्यों किया जाता है, क्योंकि एवा घर के एक भी रूल नहीं मानती। रूल एक मोरेटी फैमिली के पहला रूल है कि घर का जो आदमी है वो बिजनेस संभालेगा। सेकंड रूल है वुमेन्स कभी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगी, वे सिर्फ शादी करेंगी और अपने तक सीमित रहेंगी। और थर्ड रूल है, तभी वहाँ पर उसके पिता आते हैं। थर्ड रूल है कि उन्हें अपने पिता का हमेशा इज्जत करनी होगी। उसके पिता कहते हैं ओह तो तुम कहीं जा रही हो। और जो एवा के पिता होते हैं वो अमेरिका की सबसे बड़ी और पावरफुल फैमिली में से एक आते हैं, जिनका नाम है अलेसेंड्रो मोरेटी। तभी अपनी बंदी बताती हैं हाँ डैड, मैं एक ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। तभी उसके फादर टोन में बोलते हैं तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी वजह से हमारी फैमिली का नाम नीचे डुबा दो। एवा फैमिली के हेड से कुछ नहीं कह पाती। तभी वो गाड़ी में बैठती हैं और सोचती हैं एक समय था जब मैं अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा कैजुअल टोन में बात करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक काम का जरिया हूँ। जब से एंड्रयू मरा है तब से पता नहीं क्या होता जा रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी अगला सीन हमें उस ब्लाइंड डेट की प्लेस दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सिंप बन रहा होता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, मेरा नाम रोप चाइमैन है। और उसको बिना
कंसर्न के डार्लिंग भी बुला रहा होता है। वो बता रहा होता है कि उसने एवा के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है और वो बता रहा होता है कि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा समय से एवा के फादर से पार्टनरशिप में है, लेकिन अपनी एवा को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो देख रही होती है कि ये कन्वर्जेशन कितनी ज़्यादा बोरिंग जा रही है। वो बस जल्दी से खाना खाकर वहाँ से जाना चाहती है। तभी एक वेटर आती है और एक ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन वो बंदा कहता है कि हमने तो ये ऑर्डर किया ही नहीं था। तभी दूर बैठा एक और बंदा कहता है कि ये मैंने ऑर्डर किया था। हमें उस बंदे को अच्छे से दिखाया जाता है, उसके हाथ में घड़ी और कामनेस। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वो उन दोनों को अच्छे से कह रहा होता है कि आप दोनों एक ग्रेट कपल बन सकते हो। लेकिन लड़की को दिख रहा होता है कि वो लड़का उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वो सोच रही होती कि आखिर ये मुझे इस नज़रों से क्यों देख रहा है। तभी जो रोब होता है, जो ब्लाइंड डेट पर आया होता है, वो जल्दी से कह रहा होता है कि वो सच कह रहा है, हमारी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वो तभी अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और उसको प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मेरी फ्यूचर वाइफ बनना चाहोगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सडन होता है अपनी एवा के लिए। वो नहीं चाहती कि वो तुरंत शादी कर ले। वो उसको काफ़ी ज़्यादा मना रहा होता है कि हमारी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा पावर फैमिली में से आते हैं। यहाँ तक कि रोब बच्चों के बारे में भी सोच रहा होता है कि एक बच्चा, एक बच्ची। लेकिन अपनी एवा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होती हैं और उसके दिमाग में अपनी फैमिली चल रही होती है कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर ली तो ऐसे ही होगा कि मैंने उन सब फैमिली की बात मान ली और मैं ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि हम एक साथ हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वापस उसी घर में जाऊँ और मेरे फादर मुझे हमेशा रोल करते रहें। तभी अपनी एवा उठती है और मना कर देती है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है मैरिज का, सॉरी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और उसे जाते जाते एक बात और बताती है, मेरा नाम एवा है, ना कि डार्लिंग। रोब बस उसे पीछे से बुलाता चला जाता है। अपनी एवा वहाँ से निकल जाती है और जो बंदा हमें दिखाया जाता है वो भी उसे जाते हुए देख रहा होता है। अब लड़की बाहर हॉल में है और सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, अब मेरी मोम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। लगता है मुझे जल्द से जल्द कोई बहाना बनाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका पैर कारपेट में लचता है और वो गिरने वाली होती है। लेकिन हमें पता है आगे क्या होगा। वो बंदा आ जाता है, लड़की भी देखती है, वो वही होता है जो मुझे पहले मिला था। कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। लेकिन लड़की उसे फिर भी थैंक यू बोलती है। लेकिन लड़का बताता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बोर लग रही थी उस डेट पर, तो तुम्हारा क्या कहना है। और उसके बाल कानों से हटाते हुए पीछे करता है, तो तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगी। लड़की सोचती है, क्या इसने सच में कहा। इसने किस तरह से कैजुअली मुझे फिजिकली टच किया और मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाया। जिस तरह से ये बात करता है वैसे जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो। ये अच्छा नहीं है। लेकिन लड़की को पता होता है कि अगर उसने ये एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा बंदा चाहिए होता है। वो याद करती है अपने फादर को कि वो कितने ज़्यादा डोमिनेंस है। तो एक लड़की को ऐसे ही बंदा चाहिए होता है हमेशा से, जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, जो इस काबिल हो, जो उसके पहले बिहेवियर से, उसके पहले डोमिनेंस को टक्कर दे सके। तो वो अपने बंदे को हाँ कर देती है। अब जबकि लड़की ने हाँ कर दिया है तो रूम में वो सब कुछ चालू हो जाता है जो हमेशा से किसी भी कपल के बीच में होता है। अब एक रूम में दोनों की इंटीमेसी स्टार्ट हो जाती है। वो उसको किस करता है और लड़कियों को हमेशा एक पैसिनेट किसी चाहिए होता है भाई। वो उसको दीवार से लगाता है एंड देन अगेन एंड अगेन। लड़की सोच रही होती है कि इसे पता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी एट दिस रेट अगर मैं ये करती रही तो। तभी उसे कुछ तो भी टच होता है। उसकी जेब में एक गन होती है। वो घबरा जाती है और कहती है, तुम्हारे पास गन क्या कर रही है। बंदा उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। वो गन अपनी पॉकेट से निकालता है और दूर रख देता है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं कसम खाता हूँ जब तक कि तुम मेरे साथ हो तुम सेफ हो। लड़की उसकी बात मान जाती है, लेकिन लड़के को पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, तो वो कहता है कि हमें स्टार्ट करने से पहले अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, तो क्यों ना हम पहले बात ले लें। जब दोनों ने बात ले चुका है, पहले लड़की बाहर आती है और वो देखती है कि वो बंदा किधर है। तभी वो पीछे से आता है और कहते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मेल कर रही हो। और उसका हाथ, ऑलवेज एक बंदे का हाथ इस जगह पर कहाँ जाएगा। और वो इस सिचुएशन में लड़की का नाम पूछ रहा होता है। आखिर मैं तुमको क्या बुलाऊं? लड़की सोचती है कि नहीं, मैं इसे अपना असली नाम नहीं बता सकती, तो वो उससे दूर हटती है और ख़ुद को जूलियट बताती है। ओह, जैसे कि शेक्सपियर में था, लाइक, तो फिर ठीक है, मैं भी रोमियो हूँ। एवा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे के बारे में जितना कम जाने उतना ज़्यादा अच्छा है, और ये तुम्हारे यहाँ पहली बार नहीं लगता। ओह, तो तुम कहना चाहती हो कि हम पूरी नाइट करें और सुबह अलग हो जाएं? तभी वो हाथ आगे बढ़ाता है। ज़्यादातर वुमेन सुबह होते ही अपना माइंड चेंज कर लेती हैं। तभी लड़की डोमिनेंस में आते हुए कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो देखते हैं कल सुबह कौन ज़्यादा बिछड़ने से दुखी फील करता है। आगे तुम्हें पता ही है क्या होगा। क्या मुझे इसकी इमेजेस डालनी चाहिए? जितनी इमेजेस हो सके मैं उतनी डालूंगा, और बाकी सब तुम समझ रहे हो ना, यूट्यूब सेंसर काफ़ी ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। मैं सीधा मॉर्निंग में मिलता हूँ। सुबह एवा उठती है और आईने में देख रही होती है कि उसके पूरे शरीर पर लव बाइट्स होते हैं। लाइक ये बंदा पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि हमने वन नाइट स्टैंड किया है। तभी वो बाथरूम से बाहर आती है और अपने बंदे को देखती है, और देखती है कि वो सोते हुए एक एंजल की तरह लगता है। डिसाइड कि उसने कल रात को कितना ज़्यादा डेविल वाला काम किया था, और रात को हमें दिखाया जाता है कि वो उस पर पूरी तरह डोमिनेंस कर रहा होता है। लेकिन अपनी एवा को लगता है कि मैंने उस रात से पहले कभी भी इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया था। और एवा एक नोट उसकी टेबल पर छोड़कर और उस पर एक किस डालकर चली जाती है। बाद में जब लड़का उठता है तो वो एवा को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन देखता है कि एवा एक्चुअल में वो है ही नहीं। वो समझ जाता है कि वो ऑलरेडी लीव कर चुके हैं। तभी उसे टेबल पे वही नोट मिलता है जिसमें पैसे भी होते हैं। उस पर लिखा होता है कि कल रात के लिए थैंक यू, जिसे पढ़कर बंदे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। वो एक फ़ोन मिलाता है और उस बंदी को, यानी कि अपनी एवा को ढूंढने के लिए किसी को कह रहा होता है कि, और इस बंदे को पता है कि उसने अपना रियल नेम नहीं बताया था। साथ ही साथ वो तैयार भी हो रहा होता है और वो उसके फीचर्स बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। लाइक उसकी हाइट होगी 5'6", ग्रीन आइज़ हैं और वो अपनी 20s में है। वो बाहर आता है और उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। वो गाड़ी में बैठता है, वो कहता है कि, और वो कपोनी रेजिडेंटल के लिए निकल जाता है। तभी फ़ोन के दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि आखिर आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं। बंदा बताता है मुझे नहीं पता, शायद से मैं उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ मुझे से मेल को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करने का नतीजा क्या होता है। पिछली रात की हमें कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पर लड़की बता रही होती है कि, यानी कि अपनी एवा बता रही होती है कि लड़कों के साथ मेरे रिश्ते कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चलते, क्योंकि मैं उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी के साथ हो तो तुम किसी प्रेशर में हो। लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ। जब तुम किसी के साथ होते हो तो तुम्हें उस दूसरे पर्सन का भी ध्यान रखना पड़ता है, इससे तुम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हो। लड़की कहती है ऐसा लगता है कि तुम समझ रहे हो, लेकिन लड़का बताता है हाँ मैं इसे समझ सकता हूँ कि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था।
लड़की सोचती है क्या इसे भी किसी बात का प्रेशर है। लड़का बताता है कि तुम इस पल को एंजॉय करो, क्योंकि जब तुम सुबह यहाँ से जाओगी तो तुम अपनी पुरानी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में लौटने वाली हो, लेकिन अभी ये रात तुम्हें फ्री है, तो तुम इस रात को किस तरह बिताने चाहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री विल जो है। तभी लड़की मुड़ती है और कहती है कि मैं ये तभी सीन कट होता है और एवा को एक स्लैप लग रहा होता है, क्योंकि उसके डैड को पता चल चुका है कि ना कि वो डेट से छोड़ कर आई है, बल्कि एक नाइट किसी रैंडम बंदे के साथ बिता कर आई है। उसके डैड उसे पागल कह रहे होते हैं, लेकिन एवा कह रही होती है कि डैड, मैं किसी से भी बिजनेस रिलेशन के चक्कर में शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं और उसे उसका मुंह बंद करने के लिए कहते हैं, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम कब सुधरने वाली हो? तुम ये सब स्टूपिडिटी कब बंद करोगी? क्या तुम्हारा दिमाग इसलिए ख़राब हो चुका है कि तुम वो सब करती थी? मतलब ये लड़की बहुत ही ज़्यादा नशे करती थी पहले, लेकिन एवा बताती है वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट हो चुका है, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। उसके डैड उसे चुप करा देते हैं और उसे उसी कमरे में बंद करके चले जाते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ पर बंद रहोगी। अपनी एवा अपने डैड को मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब वो अपने कमरे में बंद है और याद कर रही होती है कि कैसे उस बंदे ने कहा था कि ये रात तुम्हारी फ्री है बिना किसी प्रेशर के, तो तुम इसे कैसे बिताना चाहोगी। ये सारे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं और अपनी एवा को सच में फील हो रहा होता है कि मैं उस स्ट्रेंजर के साथ ज़्यादा फ्री फील कर पा रही थी, ज़्यादा आज़ाद फील कर पा रही थी, एक्सेप्ट माई ओन फैमिली। ऐसा लग रहा है मैं अपनी फैमिली में ही सफ़र कर रही हूँ। हमें इस दुनिया के जो भी पावरफुल फैमिलीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ये रशिया और न्यूयॉर्क में भी हैं, जो कैपोनली फैमिली ने इस्टेब्लिश किए हैं, जो कि न्यूयॉर्क में है। और जो भी हेड बनने वाला है नेक्स्ट कोपली फैमिली का, उसे यंग लायन कहा जाता है, जो कि वही बंदा होता है जो एवा के साथ वन नाइट स्टैंड करके बहुत ही ज़्यादा पछता रहा होता है। हमें इसका नाम पता चलता है जो कि निक होता है। निक अब जहाँ के लिए वो निकला था वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी मैनेजर उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि तुम चाहते हो कि मैं एक औरत का पीछा करूं? क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा चीप समझते हो? निक की पर्सनल असिस्टेंट होती हैं जेन, दूसरा होता है उसका ही सेकंड असिस्टेंट जो होता है लियो, जो अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा सुना रहा होता है कि लगता है इस बार एक लड़की से धोखा खा कर आया है ये। निक उस लड़की से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि तुम कंप्यूटर्स में अच्छी हो, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई। जेन उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने सिर्फ अपनी लड़की के यानी कि एवा के कुछ ही ट्रेट्स बताए होते हैं, ना उसका नाम ना कुछ पता, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। उसने सारी CCTV फुटेज चेक की, लेकिन एक भी साइन नहीं मिला उस लड़की का कि आखिर वो रहती कहाँ पर है। लेकिन निक फिर भी उसे ताना मारते हुए कह रहा होता है कि लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो किसी भी बंदे को फाइंड करने के लिए, लेकिन जिससे जेन और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर निक सोचता है मुझे लगा नहीं था कि वो लड़की ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एवा उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है। वो उसको याद कर रहा होता है कि जूलियट इतनी भी ज़्यादा ईजी वूमन नहीं लगती। वे दोनों मैनेजर्स काफ़ी ज़्यादा चिल होते हैं अपने बंदे को लेकर। तभी मैनेजर लियो कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि अपना करोड़पति ग्रेट निक एक लड़की ने उसे वन नाइट स्टैंड के लिए पे भी कर दिया है। और दोनों काफ़ी ज़्यादा निक को चिढ़ा रहे होते हैं, लेकिन निक भी ठान लेता है कि वो एवा को ढूंढेगा और उसके पैसे उसे वापस करेगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि उसके डैड होते हैं, जो कि कैपोनली फैमिली के बॉस होते हैं, जियो कैपोनली। तभी लियो बताने वाला होता है कि कैसे निक को एक लड़की ने वन नाइट स्टैंड करके गोस्ट कर दिया है, लेकिन निक उसे चिप करा देता है। डैड ये सब सुन रहे होते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा हाश भर रहे होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन निक कह रहा होता है कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आप पर ना ही आपके काम पर,
लेकिन उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर दिया तुम्हारी मैरिज की, तो क्यों ना तुम जल्दी से शादी कर लो। लेकिन ये सब छोड़ निक पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उसके डैड बता दे कि मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। तुम्हें पता है ना हम किस चीज़ का काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे शिपिंग बिजनेस में कुछ तो भी घपला कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। उसके डैड ये काम निक को देना चाहते हैं, तभी बीच में लियो बोलता है कि बॉस मैं ये करना चाहूँगा, लेकिन बीच में ही निक आ जाता है। डोंट वरी डैड, ये सब काम मैं संभाल लूँगा। मैं भी तो देखता हूँ आखिर ये बंदे हैं कौन। तभी हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि एक एरोप्लेन से सामान उतार रहे होते हैं, और वहाँ पर एक बंदा भी होता है जो देख रहा होता है कि उसका अगला टारगेट कौन है। वो देखता है उसके फ़ोन में एवा की फ़ोटो होती है। अब इस बंदे के मन में भी कुछ भी खुराफात चल रहा है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली अपना निक उन बंदों को, उन ट्रेडर्स को ढूंढ लेता है। उसके पास लियो आता है, कहता है कि फाइनली हमने इन सबको ढूंढ ही लिया। जो ये बंदे हैं वे सिर्फ पैसे लेकर काम करने वाले हैं। लेकिन तभी लियो बताता है कि उसे कुछ गड़बड़ मिली है। केले आर्चर यानी कि तीरंदाज, केले नाम है बंदे का। ये बंदा एक सिक्योरिटी गार्ड बिजनेस चलाता है। उसका बेटा है यानी कि ये काफ़ी रिच है, जिसने अभी अभी याच पार्टी यानी एक बोट पर पार्टी रखी थी। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अननोन बंदे दिखाई दिए थे। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? निक मान जाता है कि ठीक है, पहले हम ये काम निपटाएंगे, फिर रात को पार्टी में चलेंगे। लेकिन वो देखता है कि लियो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, जिससे निक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बताता है कि मैंने सुना है कि तुम पिछले महीने से उसके पीछे यानी कि उसकी मैनेजर के पीछे, जेन के पीछे पड़े हो, क्योंकि वो अपनी एवा को ढूंढ तक नहीं पाई है। यहाँ तक कि तुम उसे ढूंढने में इतने ज़्यादा पागल हो कि तुम हर लड़की की फ़ोटो अब बार बार चेक करके देख रहे हो कि तुम्हारी जूलियट आखिर है कौन सी। लियो उसे काफ़ी ज़्यादा भड़का रहा होता है और इरिटेट कर रहा होता है कि तुम क्या अभी भी हार नहीं मानना चाहोगे। लेकिन अपना निक अपने कॉलर ठीक करता है और कहता है कि अब ये पर्सनल हो चुका है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ अपनी एवा, जिसको लॉकडाउन मिल चुका है, वह महीनों से अपने ही कमरे में बंद है। वो याद करती है कि कैसे वो भीख तक मांग चुकी है अपने डैड से कि उसे जाने दे, वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उसके डैड ने उसे वहीं बंद कर रखा है। तभी वहाँ पर उसकी सबसे छोटी बहन आती है। वो बता रही होती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि पिताजी ने तुम्हें अभी तक बंद करके रखा है। आखिर वे अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन एवा कह रही होती है ये पहली बार तो नहीं है, पिछली बार उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए बंद कर दिया था। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है वो एवा को बताती है कि पूरे न्यूयॉर्क में ये खबर फैल चुकी है कि एवा किसी के साथ, समझिए ना, 1 नाइट स्टैंड करके आई है। और वो उसे बताती है कि एवा ने इस बार लाइन क्रॉस कर दी है, जिससे एवा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही होती है। लेकिन फिर भी उसके पास उसकी छोटी बहन आती है और कहती है चलो ना बाहर चलते हैं। लेकिन एवा मना करती है क्योंकि वो अभी भी लॉकडाउन में है। लेकिन वो यंगेस्ट सिस्टर कह रही होती है कि अब चलो भी, पिताजी भूल गए होंगे कि तुमने क्या गलती की हैं। अब तो वे तुम्हें माफ़ कर देंगे, चलो ना, अगर कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूँगी। वो ऐसी ज़िद करके उसे ले जाती हैं। वो बताती नहीं है कि उसे कहाँ ले जा रही है। तभी सीन कट होता है और एज एक्सपेक्टेड वो उसे कहाँ लाई होती है, उसी बोट वाली पार्टी पर, जिसे देखकर एवा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है कि तुम मुझे लाई भी कहाँ, एक याच पार्टी पर यानी कि एक बोट पार्टी पर। लेकिन उसकी यंगेस्ट सिस्टर कह रही होती है कि ये सिर्फ आम बोट पार्टी नहीं है, यहाँ पर किले, जिसका नाम हमने पहले भी सुना है, जो सिक्योरिटी गार्ड का बेटा था वही, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। एवा उसे वार्न कर रही होती है कि पिछले महीने मुझे इसी कारण से बंद किया गया था, तुम्हें याद है ना। तभी एवा उसे कुछ तो भी कह रही होती है, लेकिन इतने में तो उसकी यंगेस्ट सिस्टर वहाँ से निकल जाती हैं। अब एवा पछता रही होती है कि मैंने उसकी बात क्यों मानी, मुझे उसे देख लेना चाहिए था कि वो ज़्यादा क्यूरियस है इस पार्टी के लिए, ना कि मेरे लिए। लगता है एज ऑलवेज फिर से मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे कोई तो भी आवाज़ मारता है एवा, जिसे देखकर एवा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना निक लियो से पूछ रहा होता है कि
क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ हमें कुछ क्लू मिलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इन लड़कियों के लिए आए हो। जिसमें लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपना निक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट। खैर लियो ये भी बताता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ तुम्हारी जूलियट भी मिल सकती है। तभी निक लुक अराउंड करता है, चारों तरफ देखता है और उसे फाइनली अपनी एवा नज़र आ जाती है। निक वहाँ से उसका थैंक करते हुए निकल जाता है। तभी हमें उसी चीज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एवा किसी बंदे को देखकर घबरा गई होती है। उसके सामने एक काफ़ी ज़्यादा टोल बंदा होता है जिसका नाम होता है जिमी, जिसे अपनी लड़की काफ़ी ज़्यादा नापसंद कर रही होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन उस जिमी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बताता है कि ओह तुम कितनी ज़्यादा कोल्ड हो, हम एक समय पर लवर हुआ करते थे। लेकिन एवा अपनी बंदी मना कर देती है। तुम ये क्या कहना चाहते हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? जिमी कहता है ओह तो तुम्हें लगता है मैं पागल हो चुका हूँ? मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब एक प्रिंसेस लाइक यू मेरे सामने बैक करे और उन चीज़ों को मांगे। यानी कि इस स्टोरी में जो ये बंदा है इसने अपनी बंदी को वो वाला सामान, मतलब ये जिमी जो है अपनी बंदी के जीवन में जो भी वो सामान सप्लाई करते हैं ना नशे वाला, वो है ये बंदा जिसने अपनी बंदी को एडिक्शन में डाला होगा। तभी वो उसे एक चीज़ का नाम लेता है जो कि उसी नशे वाली चीज़ से आता है। वो उसे ऑफ़र करता है, लेकिन इस बार बंदी जैसे ही अपने पास्ट को याद करती है कि उन सब के बाद उसका क्या हाल हो चुका था, वो मना कर देती है। तभी वो होश में आती है। क्योंकि अपने बंदे ने निक ने जिमी का हाथ पकड़ लिया होता है। निक कहता है ओह तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, एक प्रीटी लेडी से किस तरह बात करनी चाहिए। जिमी पूछता है अपने बंदे के बारे में, आखिर वो है कौन। लेकिन अपना बंदा एवा के सामने अपना वही नाम लेता है, मैं बस एक रोमियो हूँ। लेकिन वो सोच भी रही होती है कि ये वही आदमी है ना जो कि मैं होटल में मिली थी, आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी जिमी उसे पंच मारने वाला होता है कि मुझे जाने दे, लेकिन वो देखता है कि अपने बंदे निक ने गन निकाल ली होती है। वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ भी कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे शरीर में एक होल बन जाए। जिमी सोचता है आखिर ये है कौन, इसने इस जैसे पब्लिक एरिया में गन कैसे बाहर निकाली, आखिर ये है कौन और इतना ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है, यानी कि जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ऐसे टाइम पर और बंदा क्या ही करेगा, वो वहाँ से भाग जाता है और वही डायलॉग मारता है, मैं तुम्हें देख लूँगा, बस इतना ही। खैर अपनी एवा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि ये जिमी भी मेरे लिए एक नाइटमेयर बन के रह गया है। यहाँ तक कि ये कम था कि अब ये आ चुका है, यानी कि अपनी निक की बात कर रही होती है। अब निक एवा को ग्रीट करता है, जबकि निक को उसका असली नाम पता चल चुका है। खैर एवा कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही होती है। निक कहता है तुम्हें देख कर लग नहीं रहा है कि तुम मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो, कि ये कितना ज़्यादा बुरा है। निक बताता है कि वो उसे पता नहीं कितने ज़्यादा हफ्तों से ढूंढ रहा है, यहाँ तक कि महीनों से, जो कि अपनी बंदी को यकीन नहीं हो रहा होता है। वो बताता है कि तुमने उस नाइट के लिए मेरे लिए कुछ पैसे छोड़े थे, जो कि लड़की को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस कर रहे होते हैं। निक कहता है मुझे आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं कराया गया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। खैर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़िद में डाल दिया कि मैं तुमसे एक बार तो मिलूँ। खैर एवा कहती है कि मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था। निक को यकीन नहीं होता कि वो सिर्फ एक मजाक था। एवा उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने जब तुम्हें सोते हुए देखा, इतनी शांति से सो रहे थे कि मैंने तुम्हें टीज़ करने के लिए बस छोटा सा लेटर छोड़ दिया। अगर तुम्हें ये बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है। वो हाथ उठाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है तो क्यों ना तुम मेरे साथ डेट पर चलो। और वो उसका हाथ चूमता है। मुझे यहाँ आसपास एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पता है जहाँ पर नाइट में एक अच्छा सा व्यू मिलता है इस पूरी सिटी का। तो क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? और हमें एक बढ़िया सी इमेज दिखाई जाती है, मतलब बढ़िया पोर्ट्रेट है भाई ये। लड़की उससे पूछती है आखिर क्यों? हमने तो पहले ही तय किया था ना कि वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड होगा और हम दोनों रोमांटिक लाइफ के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, तो आखिर क्यों? इसीलिए तो हमने वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड किया था और अब ये बात डेट तक कहाँ से पहुँच गई।
तभी एवा एक फेक स्माइल निकालती है और उससे ऑनेस्ट रहने के लिए पूछती है। कहती है, क्या तुम सच बताओ, क्या तुम सच में दोबारा मेरे साथ सिर्फ एक नाइट बिताना चाहते हो? ये बात अपने निक को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर जाती है। वो मना करता है, लेकिन एवा ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, उसके मन में चलता है, मुझे ये पहले से पता था। अपना बंदा सिर्फ उसे बुलाता रह जाता है, लेकिन एवा वहाँ से निकल जाती है। कहती है, मैं अब इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेड के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, इसीलिए मुझे ट्रबल में मत डालना। वो वहाँ से निकल रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर मैंने सोचा क्या था। इसी तरह से तो जिमी ने मेरी पूरी ज़िंदगी जला दी थी। उसे याद आता है कैसे उसने उस जिमी ने किस तरह उसे बर्बाद कर दिया था। और अब वो अपने बंदे निक के बारे में सोचती है और सोचती है कि आखिर मैं क्या सोच रही थी कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं कितनी ज़्यादा बड़ी गलती करने वाली थी। एवा वहाँ से निकल जाती है अपने बंदे को कन्फ्यूज़न में छोड़ते हुए। तभी हमें दूसरी जगह एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने निक के फादर होते हैं जो एक बंदे से मिलने आए होते हैं। वे एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इसको स्किप करते हैं। खैर, वहाँ पर बात चल रही होती है कि रशियंस ने अपने हेडक्वार्टर पर काफ़ी ज़्यादा हमले करने शुरू कर दिए हैं। वे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। उन्होंने हमारे सारे सामान तक लूटने शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए हम इनसे बचने के लिए निक के फादर एक सजेशन देते हैं अलायंस का, जो रशियंस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर देंगे। लेकिन सामने बैठा बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास क्यों करूं, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हो। सामने वाला बैठा बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें सही में लगता है तुम अपने वादों पर टिक पाओगे, हालांकि मैं तुम्हारे ज़बान पर क्यों ही विश्वास करूँगा। और दोनों फैमिलीज़ के बॉडीगार्ड्स ने गन उठा ली होती है, लेकिन निक के फादर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मेरे ज़बान पर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे दोनों बच्चे शादी कर लें। इसे हम एक अलायंस का ट्रस्ट मानेंगे, जो कि एक सील की तरह काम करेगा। सामने वाला बैठा बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ओह, एक मैरिज अलायंस, ये तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तभी सीन चेंज होता है भाई, प्रॉपर रेड रूम लग रहा है। एक बंदे को मतलब दूसरे बंदे को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसके मुंह पे पट्टी भी लग रही होती है। वो कुछ डायलॉग बोलता है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। तभी वो उसके नाखून को पाड़ देता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और हमें उसे दिखाया जाता है एक्चुअल में ये वही बंदा है जो उस दिन यानी कि 1 महीने पहले जो एरोप्लेन से सामान चोरी कर रहे थे और ये छत पे बैठा था और अपनी एवा की इमेज देख रहा था। ये वही बंदा है। ये बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई भी आके बचा पाएगा। वो उसे वहीं पर मार देता है। तभी उसका नाम बुलाया जाता है। खैर, नाम तो नहीं, कहा जाता है कि बॉस। ये बंदा भी बॉस है। उसका मैनेजर आकर उसके कान में कुछ बोलता है और वो बोलता है एक मैरिज अलायंस के बारे में, जो कि हमें पहले से पता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं आखिर हम किसे बेट बना सकते हैं। और हमें जिमी को दिखाया जाता है